हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के CTET 2016 जो कि 21 फरवरी 2016 को हुआ था पेपर फर्स्ट, उसके 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है समस्या, बी समाधान, सी बाधा और डी परेशानी। तो इसको तो आप बिल्कुल ही बिना संकोच के लगा सकते हैं कि समाधान। तो दोस्तों शिक्षकों द्वारा समाधान के रूप में बहुभाषी कक्षाओं को देखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, बी इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, सी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, डी बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दोस्तों ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, बच्चों को कभी भी कमज़ोर नहीं आंकना है, ना उत्कृष्ट आंकना है। आंकना का मतलब है कि उनको ये नहीं होना चाहिए कि बाकी पूरी क्लास में तुम खड़े होकर बता रहे हो कि तुम लोग हो, तुम एवरेज बच्चे हो, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, ताकि इससे क्या है बाकी बच्चे जो हैं डिमोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों ये जो है कमज़ोर और उत्कृष्ट आंकने वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। ये जहां भी ऑप्शन में आपको दिखे बिल्कुल कैंसिल कर दीजिएगा। और असफलता के सूचक बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कठोरता से निपटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्या बचा? बी बचा। तो इसका आंसर जो है बी वो बिल्कुल से सही है। तो यहां पर आप समझ लीजिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, नन्हे वैज्ञानिक पियाजे ने कहा था। नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा था? जॉन पियाजे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन सी जो ऑप्शन है वो सही है। जो पियाजे थे उन्होंने ही कहा था बच्चों को कि वे विचार से बच्चे एकदम सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, और नन्हे वैज्ञानिक कहा था उन्होंने बच्चों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? दोस्तों इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हमारी तो जाइए चैनल पर और हमारी पिछली वीडियो देखिए, और प्लेलिस्ट बना रखी है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP की, उस प्लेलिस्ट को देखिए, कई वीडियो हैं उसमें। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। बच्चों को शिक्षक का अनुगम और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो दोस्तों बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए केवल ये चीज़ पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर 4 में से कोई एक जो सबसे बेस्ट आंसर है वो चुनना है। बच्चों को पूरी स्वतंत्रता नहीं दे सकते। हाँ, हम उन्हें स्वतंत्रता केवल किस चीज़ की देते हैं कि जिस टॉपिक पे हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपने विचार रखने के लिए उस तरीके की हम स्वतंत्रता देते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी में आता है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी वो किसके द्वारा होती है? बच्चों को कोई टॉपिक दिया, उसके ऊपर बच्चे अपने विचार अपने मत रख सकें, अपने अनुसार से उसे कर सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। बच्चों की नैतिक शिक्षा, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जटिल परिस्थिति को संसाधित
करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है? ऑप्शन ए, कोई भी सहायता न देकर। बिल्कुल, यहीं पर ये समझ लिया कोई सहायता ही नहीं देगा तो फिर क्या दिक्कत है, ये तो फिर समस्या समाधान नहीं होने वाला है। दोस्तों बी देखते हैं, उस पर एक भाषण देगा। केवल भाषण देने से काम नहीं चलना है। सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। डी, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। और सबसे पहले कार्य पूरे करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कई वीडियो में, बच्चों को पुरस्कार या दंड नहीं देना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है? कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर और निर्देश लिखकर, उनकी हेल्प कर कर, उसमें कार्य में सहयोग करके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए हमने कोई भी क्लास में बच्चों को कुछ सिखाया या कुछ पढ़ाया, तो बच्चे जो सीख रहे, हम जो भी दे रहे हैं उसका एज इट इज बच्चे हमको रिपीट में आंसर नहीं दे सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी या तरीका बदलेगा उनका, क्योंकि वो अपनी भाषा में ही हमें बता सकते हैं, एज इट इज नहीं बता सकते हैं, पूरा ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते हैं एक बार में। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। डी, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है, समस्यात्मक है, क्योंकि जो हमने दिया उसको वो ज्यों का त्यों एज इट इज नहीं डिलीवर कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो 6th क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा रहता है? मतलब जो सीखने का ग्राफ है वो किस तरीके का बनता है? तो दोस्तों देखते हैं, स्थिर रहता है? नहीं, अवनत होता है, समान होता है, बेहतर होता है। दोस्तों जब हम ग्रुप में बच्चे को पढ़ाने के लिए अवसर देते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए या ग्रुप में स्टडी करवाते हैं, तो बच्चा कुछ ना कुछ नया ही सीखता है, कुछ बेहतर ही करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो दोस्तों विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान गति से नहीं अपने को लेके जा सकते, क्योंकि सभी का अलग अलग एबिलिटी होती है, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा सा धीमे गति से सीखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें बड़े ध्यान से देखना होगा। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। एड़ी से चोटी। अव्यवस्थित तो बिल्कुल गलत है, अप्रत्याशित भी नहीं होगा। एड़ी से चोटी का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है क्योंकि यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी, विकास एक आयामी है। सी, विकास पृथक होता है। डी,
विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों ऑप्शनों की अपेक्षा, देखिए विकास एक आयामी है, विकास पृथक है, ये सब गलत है। विकास जन्म के साथ आरंभ होता है फिर समाप्त हो जाता है, ये सब उतने उचित नहीं है जितने के फर्स्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ आ गया। जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ आ जाता है वहाँ पर आपकी विकास का गति जो है, हमारी गति का पूर्ण आकलन हो जाता है। हम सामाजिक रूप से किस प्रकार से विकास हो रहा है और सांस्कृतिक रूप जो कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा और हमारे जीन में जो होता है, ठीक है, तो वो सब इसी में आ जाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो आया है ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो दोस्तों ये तो आप बिल्कुल समझ ही सकते हो, क्योंकि ये सब क्या होता है, सब वंशानुक्रम, जीन वाला जो बात होती है, वंशानुगति, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि जो केवल फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसमें है जन्मजात विशेषताओं के कारण। तो जन्मजात विशेषताएं ठीक हैं, होती हैं, मानते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन बी में वंशानुक्रम आ गया और दूसरा वातावरण भी आ गया, तो यहाँ पर दोनों चीज कवर हो रही हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी डी में वातावरण है केवल, और सी में क्या है, माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बाकी सबका कंबाइंड करके दे दिया है, वंशानुक्रम और वातावरण का। इसीलिए हमारा इस 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो दोस्तों बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसे हम कह सकते हैं मुख्य भूमिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल। बी, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। शैशवावस्था में ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत दे रखा है। शैशवावस्था में तर्क और अनुमान लगाने का सक्षम गलत है। और ऑप्शन ए को देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो है अनुकरण प्रारंभ करता है और नहीं, कल्पना परक खेल नहीं कर पाता है वो। सी देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। दोस्तों ये भी गलत है। डी देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बता दें आपको, ऑप्शन डी जो है ये सही मिलान है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अगर हम पढ़ के समझना चाहें, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कपड़े जल्दी क्यों सूख रहे हैं? धूप के कारण, धूप का उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कारण एवं प्रभाव। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 14। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो दोस्तों यहां पर समझना है हमें, ऑप्शन नंबर ए, आकार,
आकार की क्या बात आ रही है यहाँ पर? बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है। यहाँ पर कोई ये थोड़ी हो रहा है कि मतलब साइज, शरीर के आकार की बात नहीं हो रही है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर भी आकार आ गया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर मात्रा और प्रकार, इनको देखते हैं। बी, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है बजाय मात्रा के। दोस्तों ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मात्रा में भिन्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर जो मस्तिष्क जो देता है वो इक्वल देता है, चिंतन की क्षमता होती है वो बराबर होती है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते, उसको तोल नहीं सकते ना कि इतनी मात्रा के 1 लीटर मात्रा के 1 किलो मात्रा, इस तरीके से हम चिंतन को, विचारों को तोल नहीं सकते। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल से सही रहने वाला है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है बजाय मात्रा के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का कारण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। दोस्तों भाषण तो देने ही नहीं है बिल्कुल, ये चीज़ समझ लीजिए आप, भाषण तो बिल्कुल देने ही नहीं है, इसको तो काट दो। बी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। जब तक बच्चे प्रश्न पूछेंगे ही नहीं तो उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, वो उनके उत्तर नहीं मिलेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? ये भी आप बिल्कुल गलत। सी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। उपहार तो बिल्कुल देना नहीं, ना दंड देना है ना उपहार देना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए लगातार, निरंतर। आपको शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। CDP 100%, आप 30 में से 30 नंबर लाओगे, ये मेरा विश्वास है और वादा है आपसे। आप बने रहिए। जहां भी आपको दंड और उपहार वाली बात आ जाए उसे काट दीजिए, जहां भी भाषण वाली बात आ जाए उसे काट दीजिए बिल्कुल। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों, इसमें चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। हाँ जी, अनुबोधन देना है और संकेत देना है, और जो भी डाउट हैं वहां पर बच्चे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने शिक्षक से उत्तर ले सकते हैं, उनका स्पष्टीकरण ले सकते हैं। लेकिन जब तक प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे तो शिक्षक उत्तर अपने आप कैसे देने वाला है? तो यहाँ पर जो भी डाउट हैं बच्चों के, उन डाउटों को क्लियर करो। पहले तो उसको समझाओ, एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो अपना तरीका बदल के दूसरे तरीके से समझाओ, बच्चों को संतुष्ट करना होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए, अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। आज आपका ये निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी CTET, UPTET, सुपरटेट जो भी परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, उन सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको सही मार्गदर्शन देकर, सही तरीके से पढ़ाकर आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्लियर करवाया जाए। दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारी अपडेट्स मिलती रहें आपको, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो। दोस्तों आपके सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, हम और दूनी क्षमता के साथ में आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो दोस्तों वाइगॉस्की ने कहा था कि जब तक क्रिया नहीं होगी बच्चे सीखेंगे नहीं। क्रिया करने से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, कर सीखना, ये वाइगॉस्की का कथन था।
कर कर सीखना, करेंगे जब ही सीखेंगे, करके सीखना, ये वाइगोस्की का कथन है दोस्तों। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करना है। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो दोस्तों कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया था। आपको ध्यान हो, पढ़ा भी होगा आपने, नहीं तो आप पुरानी वीडियो देखिए, वहाँ पर स्पष्टीकरण है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है। दोस्तों जब एकमात्र पाठ्य पुस्तक साधन हो गया तो यहाँ कहाँ से बाल केंद्रित बात आ गई, और जिसका संदर्भ शिक्षिका दे रही है। दोस्तों बिल्कुल गलत, आप काट दीजिए ऑप्शन नंबर ए को। बी देखते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूहों में जा रही है। देखो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है, ग्रुप में शिक्षण की बात हो रही है। ये हमारा अभी तक हमने जो दो देखे हैं उनमें बिल्कुल सही है। देखते हैं और आगे कोई सूटेबल आंसर हो तो अभी तक इस पर टिक लगा देते हैं। चलो सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड। देखो दोस्तों आ गया पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड जहां आ जाए उसे तो कैंसिल कर दीजिए। न पुरस्कार देना है बच्चों को, न दंडित करना है बच्चों को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उसे याद करने को कहा जाता है। दोस्तों ये गलत है। आप NCF 2005 नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, उसका अनुसरण कीजिए। उसमें साफ कहा गया है बच्चों को रटवाना नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चला कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार। बुद्धि कोई विचार नहीं होता है दोस्तों, और केवल एक अकेली ये नहीं है कि ये अकेला और जातीय विचार है, बिल्कुल गलत। बी देखते हैं, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। सी, एक विशिष्ट योग्यता। डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। दोस्तों यहां पर जो सामर्थ्यों का एक समुच्चय जो आ गया, समुच्चय मतलब ग्रुप। यहां पर योग्यता, विशिष्ट योग्यता, अनुकरण करने की योग्यता सब यहीं पर आ गई, सब सामर्थ्य हैं, सभी चीज में सामर्थ्य है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ तो कम महत्वपूर्ण दे रखा है। हाँ तो अमहत्वपूर्ण, निरपेक्ष नहीं, अति संवेदनशील या अति महत्वपूर्ण। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं कि अति संवेदनशील है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट 21। एक सहशिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह कैसी टिप्पणी है दोस्तों? यहाँ से आप समझ रहे हो, लड़कों से शिक्षक कह रहा है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यहाँ पर क्या हो गया? भेदभाव हो गया दोस्तों। लड़के और लड़की में टीचर ने भेदभाव प्रकट कर दिया अपने एक कथन से। अगर आपको डांटना है या समझाना है बच्चे को
तो कुछ अच्छे उदाहरण दीजिए, किसी नेक व्यक्ति का उदाहरण दीजिए, किसी महापुरुष का उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हमें कक्षा में लड़के या लड़कियों में भेदभाव नहीं प्रकट करवाना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट हो गई है। तो हम आंख बंद करके हम इस ऑप्शन को सही कर देंगे। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है बिना पढ़े बिना समझे, मतलब ये चीज़ हमने अगर पढ़ ली है और देख ली है कि यहाँ पर भेदभाव वाली बात आ रही है तो ये गलत बात होती है। हमें न लड़के लड़की में भेदभाव करना है, न उनकी जातियों के आधार पर भेदभाव करना है, न उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव करना है, न उनकी बुद्धियों के आधार पर, न उनकी क्षमताओं के आधार पर। दोस्तों हमें भेदभाव की शिक्षा कक्षा में नहीं देनी है, भेदभाव के उदाहरण नहीं देने हैं, न जातिवाद के देने हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। आकलन का मतलब ये नहीं कि प्रतियोगिता। बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, अगर कुछ तुम आकलन कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चे को फोर्स कर रहे हो। उससे कोई तनाव में नहीं आएगा बच्चा, ना कोई दबाव महसूस करेगा। यहाँ केवल आकलन हो रहा है, प्रतियोगिता नहीं हो रही है, एक दूसरे से तुलना नहीं हो रही है, कोई बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। ये भी गलत। सी देखते हैं, सीखने में सुधार का एक तरीका है। हाँ जी बिल्कुल, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि इस बच्चे की क्षमता ये है, इस बच्चे की क्षमता ये है, ये कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, और जो कम प्रोग्रेस कर रहा है, कम सीख रहा है, उस पर हम अधिक ध्यान दे सकते हैं ताकि वो सही से सीख सके और जहाँ पर उसकी गलतियाँ हैं उनको सुधार सकते हैं। डी देखते हैं, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति। दोस्तों आकलन करिए लेकिन वर्गीकृत नहीं करिए, न पुरस्कार दीजिए, न दंड दीजिए, न भेदभाव कीजिए, न वर्गीकृत कीजिए, न तिरस्कृत कीजिए। क्लास में कई बच्चे को ये नहीं कहो कि तुम टॉपर हो, किसी बच्चे से ये नहीं कहो कि तुम बुद्धू हो, बिल्कुल डुच्च हो, सबसे पिछला अंक आया है तुम्हारा, सबसे कम अंक आए। क्योंकि दोस्तों बच्चे के अंदर एक हीन भावना प्रकट होती है, द्वेष भावना प्रकट होती है और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह छिन्न मन से रहता है फिर। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सीखने में सुधार का एक तरीका है, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। अब बताओ, अब इसको देख के आप क्या समझोगे? टीचर क्या कह रहा है? कुछ बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते। समावेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि बच्चे कुछ ही नहीं सीख सकते, बिल्कुल गलत। बी को देखते हैं, यह एक दर्शन है। समावेशन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों बिल्कुल सही कथन है ये। समावेशन क्या है? सभी बच्चों को, समावेशन का मतलब समझ रहे हो हम? सभी बच्चे, सभी जाति वर्ग धर्म के, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी समुदाय के हों, सभी को इकट्ठा एक साथ समान शिक्षा, समान अवसर उपलब्ध कराना, यही समावेशन है और इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समावेशी शिक्षण,
समावेशी शिक्षा, इसी को कहते हैं समावेशन। अगर आपके दोस्तों अच्छा समझ में आ रहा है तो एक लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, देखते हैं ऑप्शन, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। हाँ बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, उन्हें कक्षा से अलग बैठाएं। दोस्तों वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे जो आ रहे हैं उनको तुम अलग नहीं बिठाओगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा, हमें समावेशी शिक्षा देनी है, समावेशन के साथ में विद्यालय में सभी को शिक्षित करना है, समावेशित शिक्षा प्रणाली पर जोर देना है, तो हम बच्चों को अलग क्यों बिठाएंगे? बिल्कुल गलत। सी देखते हैं, उन पर ध्यान न देकर दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। न उन पर ध्यान देंगे, न वो दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करेंगे, न उनके साथ बैठेंगे बात करेंगे, न उनके साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हीन भावना प्रकट हुई, यहाँ कहाँ से समावेशन हुआ? समावेशी शिक्षा का उदाहरण है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको भी हम काटेंगे। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देंगे, क्यों? क्योंकि वो वंचित वर्ग से आ रहे हैं, इसीलिए। दोस्तों बिल्कुल गलत। हम ऑप्शन ए को अपनाएंगे, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएंगे और प्रयास करेंगे कि कक्षा में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी पठन पाठन हो रहा है, उनमें वो शामिल हों, समान रूप से सभी बच्चों के साथ में पढ़ें, सीखें। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता, अपमानजनक व्यवहार। अधिगम की बात कहां आ गई? नहीं। बी को डी, वोज को 100, 21 को 12 लिखना। बिल्कुल दोस्तों, यही अधिगम निर्योग्यता है। बच्चा ठीक से उसको समझ नहीं पा रहा है, उल्टा पढ़ लेता है, बी को डी पढ़ता है या लिखता है, वोज को 100 और 21 को 12, 34 को 43, 18 को 81, एम को डब्ल्यू। दोस्तों ये अधिगम निर्योग्यता ही है, बाकी सब गलत है। मनोभाव का जल्द जल्द बढ़ना गलत, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि गलत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी एकदम सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन देखते हैं, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। बिल्कुल गलत। बी, उसे अलग संस्था में डाल देना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। हम डी पे जाएंगे ही नहीं, हम सी को अभी टिक कर देंगे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं डी को। बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में डालना। नियमित विद्यालय में तो डालना है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे जो कि बच्चे के लिए सहायक होंगे, बच्चे के लिए जो भी उपयोगित लगेंगे हमें वो प्रावधान करने होंगे, और नियमित विद्यालय में ही शिक्षा देनी होगी, बच्चों को अलग से नहीं देनी होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका 26 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। अब यहां पर क्षीण संबंध कहां से आ गए दोस्तों, क्षीण संबंध नहीं होने चाहिए। बी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित है। स्वतंत्र तो नहीं है दोस्तों, प्रभावित है। डी कह रहा है प्रभावित नहीं है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ये चीज समझ लीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को डैश, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उन्हें मोटिवेट करना है स्वयं चिंतन के लिए, इसलिए गलत है। बी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी है। दोस्तों व्याख्या कीजिए लेकिन एक व्याख्यान के रूप में नहीं, उसको समझाने के तरीके से करनी है, भाषण नहीं देने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, सी बिल्कुल सही है। डी को देख लेते हैं, पुरस्कार देना चाहिए। इसको तो पुरस्कार को तो देखते ही काट दो, पुरस्कार या दंड नहीं देना है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका 28 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दीजिए, और जो भी अगर त्रुटि हैं, बच्चे के समझ में नहीं आ रही है, उनको कुछ त्रुटि लग रही है समझने में, तो उनकी जो डाउट हैं उनको सही कीजिए, उनके साथ चर्चा कीजिए टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? ए, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। दोस्तों नकल तो बिल्कुल करवानी नहीं है, शिक्षक का अनुकरण और नकल नहीं करवानी है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना बिल्कुल गलत है। बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी देखते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, नकल करनी नहीं है। डी, याद करना, प्रत्याय स्मरण करना और सुनाना। याद करना, रटना नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों? जांच पड़ताल करनी है, प्रश्न पूछने हैं, वाद विवाद होने हैं। दोस्तों जब हम कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, हमने कोई टॉपिक लिया, उस पर हमने बच्चों को समझाया, पढ़ाया, तो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ प्रश्न उठते हैं। बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, बच्चों से कहना चाहिए कि प्रश्न पूछिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। और वो कैसे होंगे? जब वाद विवाद होगा, आपस में पूछेंगे प्रश्न, डाउट क्लियर करेंगे, तभी बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने डाउट क्लियर करें, प्रश्न पूछें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए ऑप्शन, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। देखो दोस्तों, किसी के दबाव में आकर कोई अच्छा कर ले, ठीक है, लेकिन वो सृजनशील नहीं हो सकता उससे। सबसे ज़्यादा सृजनशील होने के लिए उसकी खुद की रुचि होनी चाहिए। तो दोस्तों जब तक आपकी रुचि नहीं है तब सृजनात्मकता नहीं आ सकती है।
तो आपका बाकी ऑप्शन सब गलत लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कब लेंगे? जब उनकी रुचि होगी, तभी सबसे ज़्यादा सृजनशील होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर